Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my ninth lecture in the subject of the Civil Procedure Code 2. Today we go through the Order 34 and it's have 1 to 15 rules. अब ये ऑर्डर जो 34 है, ऑर्डर 34, इसके हैं 15 रूल्स. अब यह है सूट रिलेटिंग टू द मॉर्गेजेस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़. अब मॉर्गेज जो प्रॉपर्टीज़ कर दी जाती हैं उससे रिलेटेड जो सूट्स वगैरह दाखिल किए जाएंगे, तो इसके बारे में जनाब अली ये चैप्टर है और इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले अब ऑर्डर 1 कहता है कि पार्टीज टू सूट फॉर फोरक्लोजर, सेल एंड रिडेम्पशन. पहले तो आप ये समझें कि ये फोरक्लोजर क्या है और रिडेम्पशन क्या है. फोरक्लोजर की जो डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी व्हेन द मॉर्गेजर फेल टू कीप अप देयर मॉर्गेजी पेमेंट. अब वो जो प्रोसेस है कि वो जो एक्शन है जिससे आपने पैसे ले करके प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज की थी जिसके पास, उसने जो एक्शन लेना है ना आपके अगेंस्ट, वो प्रॉपर्टी आपसे अब वसूलने का, तो उसके एक्शन को जो है फोरक्लोजर कहा जाएगा. और रिडेम्पशन द एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, एरर और इवल. अब इसकी माना तो यही है रिडेम्पशन की, रहाई पाना. पैसा दें और रहाई पाएं रिडेम्पशन से, अपना उससे मॉर्गेज से. इसकी माना ये हो गई. अब जब वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा तो पार्टीज ऑफ द सूट्स की बात हो रही है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ऑल पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट इधर इन द मॉर्गेज सिक्योरिटी और इन द राइट ऑफ द रिडेम्पशन शैल बी ज्वाइंट एज पार्टीज टू एनी सूट रिलेटिंग टू द मॉर्गेज. मतलब आपने एक प्रॉपर्टी किसी के पास रख दी है मॉर्गेजी और कर दी है मॉर्गेज. अब वो बंदे को आप पैसे नहीं दे सके तो अब उसने आपके ऊपर केस डाल दिया. तो उसमें जो भी चाहे, अगर किसी और को भी आपने वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है या किसी को सेल करके दी हुई है, व्हाट्सएवर वो आ करके उस केस के अंदर एज ए पार्टी ज्वाइन हो सकता है. एक्सप्लेनेशन है ए पोइन मॉर्गेज. अब ये इसको पोइन पढ़ा जाएगा, PUISNE, पोइन पढ़ा जाएगा इसको. पोइन, पोइन नहीं पढ़ा जाएगा इसको, पोइन पढ़ा जाएगा इसको, PUISNE. इसकी माना तो है पेसनी, माना पैसों के एवज दी मॉर्गेज. मे स्यू फॉर फोरक्लोजर और फॉर सेल विदाउट मेकिंग द प्योर मॉर्गेजी a party to the suit, and a pure mortgagee need not be joined in a suit to redeem a subsequent mortgage. अब इसको इस तरह से हम समझेंगे कि एक प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रख दी है. अब जिसके पास आपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी करके रखी है, मॉर्गेज की है, जिसके पास आपने मॉर्गेजी अमाउंट उसको आप देने में फेल हो गए, उसने कर दिया आपके ऊपर केस, सूट दाखिल कर दिया. अब वो पहले जिसके पास थी तो उसको तो आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको आपने क्लियर कर दिया होगा, फिर तो किसी और के पास रखी होगी. अगर नहीं किया तो वो भी आ करके उसके अंदर पार्टी बन सकता है, और अगर कोई और दावेदार है तो वो भी आके उसके अंदर पार्टी बन सकता है. मना तो किसी को नहीं किया जा सकता. इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से सेक्शन की जो है अपना ऑर्डर 1 की हुई है. अब ऑर्डर 34 का है ये रूल 2, प्रिलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर सूट्स. अब प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है वो हर सूट में हो सकती है. जितने भी सूट्स हैं उनके अंदर अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है तो उसके अंदर ये टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि जी आप ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री कर दी गई है आपके हक में, अब आप जाएं जो आपने वो पैसे वैसे देने हैं उसके
जिससे आपने वो ली हुई है, डिफेंडेंट जो है ज़मीन जिससे ली है आपने, या कोई और किसी और एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आप पूरी करके दे दें। अगर कोई पैसे वगैरह रहते हैं तो कोर्ट में जमा करवा दें। तो वो जो टर्म एंड कंडीशंस के साथ जो कंडीशनल डिक्री पास होती है वो प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाती है। अब इसके अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वही चीज़ें इसके अंदर डिक्लेयर की गई हैं। इन अ सूट फॉर foreclosure, if the plaintiff succeeds, the court shall pass a preliminary decree, number A, ordering that an account be taken of that was due to the plaintiff at the date of such decree for, number 1, principal and interest on the mortgage, the cost of the suit if any awarded to him, and other costs, charges and expenses properly incurred by him upon up to that date in respect of his mortgage security together with interest therein, और बी आ जाता है डिक्लेयरिंग द अमाउंट सो ड्यू एट दैट डेट, एंड नंबर सी डायरेक्टिंग। अब इसमें डायरेक्शंस आ जाती हैं, तो ये काफ़ी मतलब एक मुहित है, ये भी सेकंड पेज पे आ जाता है ये। तो इस तरह से जो रूल एंड रेगुलेशंस जितने भी होते हैं उनके अंदर अगर उनकी कोई फॉर्मेलिटीज़ रही हुई होती हैं तो उनको पूरा करने के लिए जो एक पहले से जो ऑर्डर किया जाता है उसको प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। फिर आ जाता है ऑर्डर 3, फाइनल डिक्री इन फॉरक्लोजर सूट्स। अब जब वो प्रिलिमिनरी डिक्री के अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी उनको जब आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद एक फ़ाइनल डिक्री पास कर दी जाती है। उसमें फिर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कर दी जाती है, जो आपने प्रिलिमिनरी डिक्री में के साथ आप देंगे जी हमने इतनी एक्सपेंसेस किए हैं वो इसमें लगा दिए जाएंगे, और जो जो शर्त शराइत थी वो पूरी करके आप देंगे। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फाइनल डिक्री दी जाएगी तो वो यही होगी, उसको फाइनल डिक्री कहा जाएगा फोरक्लोजर सूट्स में। वो ऑर्डर 3 के अंदर, ऑर्डर 34 के जो है रूल 3 के अंदर वो जो है डिटेल के अंदर बता दिया गया है। फिर जनाब आ जाती है प्रिलिमिनरी डिक्री इन सूट फॉर सेल। वो जो मैं पहले आपको बता गया हूँ कि जनाब वाली एक आपने सूट अगर सेल का कोई कर दिया है किसी के ऊपर, उसके अंदर अगर कोई पैसे वगैरह रहते हैं या जो भी है उसके अंदर वो जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा करने के लिए पहले से जो ऑर्डर किया जाएगा डिक्री से पहले प्रिलिमिनरी डिक्री की जाएगी कि जनाब आली आप ये शर्तें आप पूरी कर दें, सूट आपका डिक्री होगा लेकिन ये शर्तें आप पूरी करके ले आएँ। जब वो शर्त शराइत सारी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद जनाब आली एक फ़ाइनल डिक्री पास की जाएगी जो कि के रूल 5 में ऑर्डर 34 के रूल 5 में जो है ये क्लियर किया गया फाइनल डिक्री इन सूट फॉर सेल में। तो जनाब अली इसके अंदर भी वही चीज़ है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ। इसी तरह से ऑर्डर 34 के जो है रूल 7 में बताया गया प्रिलिमिनरी डिक्री इन रिडेम्पशन सूट। आपने अगर पेमेंट कर दी है और फिर भी वो मॉर्गेजी जो है आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा तो उसके लिए आप जो सूट दाखिल करेंगे वो रिडेम्पशन सूट कहलाएगा। तो उसके लिए जो पहले डिक्री की जाएगी वो भी प्रिलिमिनरी डिक्री होगी कि जनाब आपने जो पैसे उसके देने हैं वो लाएं आप कोर्ट में जमा करा दें, जो कॉस्ट वगैरह हैं वार्ड्स वगैरह जो कुछ भी हैं, जो आपने लीगल नोटिस वगैरह दिए हुए थे, जो कुछ भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाएगी इसकी फ़ाइनल डिक्री जो कि ऑर्डर 34 के रूल 8 में बताया गया कि फ़ाइनल डिक्री इन रिडेम्पशन सूट। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, टर्म एंड कंडीशंस वही हैं, इसके अंदर भी कोई वो ख़ास फ़र्क नहीं है। और जनाब इसके बाद जो आता है ऑर्डर 34 का रूल 8A, रिकवरी ऑफ द बैलेंस ड्यू ऑन मॉर्गेज इन सूट फॉर रिडम्पशन। अब जो रिडम्पशन के जो मॉर्गेज
कि सूट में जो रिडम्पशन की रिकवरी की अगर कोई बैलेंस कोई अमाउंट किसी का रह जाता है, जनाब वाले एक सूट चलें कि एक्सपार्टी हो गया, आपने रिडम्पशन हटवा ली, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी से आपकी वापस होगी, लेकिन उसका भी अमाउंट रहता है, तो वो भी इस तरीके से जो है देखते हुए मतलब इस चीज़ को एक सिंपल एप्लीकेशन देकर भी हल करवाया जा सकता है, सेपरेट सूट भी दाखिल किया जा सकता है। फिर आ जाता है रूल 9, डिक्री वेयर नथिंग इज फाउंड ड्यू ऑन वेयर मॉर्गेज हैज़ बीन ओवरपेड। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये मॉर्गेज के बारे में जितने भी हैं, मतलब इसके अंदर रूल्स हैं वो 15 तक हैं। अब इसका 10 कहता है कि कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेज सब्सिक्वेंट टू डिक्री। अब जो उसकी कॉस्ट वगैरह थी वो अगर रह गई है तो वो आप इसके अंदर लगवा सकते हैं फाइनल डिक्री में कि जनाब हमारा ये खर्चा हुआ, जो भी एडजस्ट होती है। आपका कोई काउंटर क्लेम है जिसको सेट ऑफ भी कहा जाता है, वो भी आप उसके अंदर अपना करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है रूल 11 में। इसमें अगर कोई चीज़ आप पढ़िएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप सवाल कीजिएगा, उसमें आपको जो है इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा और समझाया जाएगा आपको इसके बारे में। और साथ में आ जाता है जनाब इसका रूल 12 है, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू पीरियड मॉर्गेज। वेयर एनी property the sale of which is directly under this order is subject to a period mortgage, the court may with the consent of the period mortgagee direct that the property be sold free from the same, giving to such period mortgagee the same interest in the proceeds of the sales as he had in the property sold। अब सबके जो इंटरेस्ट जो हैं वो रखे जाते हैं, अजीज़ रखे जाते हैं। कोर्ट तो किसी भी केस को फोर कॉर्नर से देखती होती है कि जनाब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी और की भी है या क्या मतलब है। पहले से अगर किसी के पास है, उसके अगर कुछ अमाउंट रहता है या क्या है, तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा, वो भी आएगा, उसमें पार्टी बनेगा, अपना इंटरेस्ट सामने रखेगा, उसको भी डील करेगी कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट जो है उसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर प्रोसीड्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पेमेंट्स की होती है सारी के लेना देना, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका कितना है, क्या है, ये उसकी सेटलमेंट के बारे में जो है सेक्शन ऑर्डर जो है 34 का जो है रूल 13 जो है इसके बारे में डील करता है। और जनाब अली आते हैं हम ऑर्डर 14 पे, सूट फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। अब जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल के लिए लाना है, तो इस रूल के तहत जो है जनाब उसको सेल किया जाएगा। और जिसका अमाउंट होगा, अगर 2 जगह पे वो मॉर्गेज हुई है, 3 जगह पे, 4 जगह पे, ऐसे हो जाता है बाज़ औक़ात, प्राइवेटली मॉर्गेजेस भी हो जाती हैं, तो फिर लाजमी उसको सेल करके सबको पैसा जो है वो इक्वली उनके हिसाब किताब के मुताबिक उनको दे दिया जाता है। तो वो डील होता है इस जो है अपना रूल के तहत। अब ऑर्डर 34 का जो रूल 15 है वो कहता है कि मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड चार्जेस। अब एक मॉर्गेज ऐसे भी होते हैं कि जनाब वाली मॉर्गेज डीड्स बनती हैं कि जी मैंने जो है ये प्रॉपर्टीज़ के पास जो है वो रहन रख दी है, गिरवी रख दी है, तो उसके लिए रजिस्टर्ड डीड बनती होती हैं, तो उसको टाइटल डीड्स भी कह सकते हैं। All the provisions contained in this order which apply to a simple mortgage shall, so far as may be applied to a mortgage by deposit of a title deed within the meaning of section 58 and to a charge within the meaning of section 100 of the Transfer of Property Act 1882। अब इसकी जो कमेंट्स में कहता है कि चार्ज थॉ नॉट क्रिएटिव ऑफ अ राइट इन रेम yet a jus ad rem and not a money claim simpliciter। अब देखें जनाब वो जो है लाजमी बात उसके जो चार्जेस होंगे वो तो लगेंगे, वो पे करने पड़ते हैं, वो एक तरह की डीड ही होती है। जैसे एक चीज़ किसी को बेच के दे दी जाए, लेकिन उसमें टाइमिंग रखी जाती है कि जनाब इतने टाइम तक मैं अपनी ये चीज़ इसको जो है मैं वापस कर दूंगा और मेरे इतनी पेमेंट है ये मुझे वापस कर देगा। अगर ना की तो इस डीड को फाइनल समझा जाएगा और ये मेरे नाम पे रहेगी।
और दोनों बंदों की, मॉर्गेज करने वाले की और मॉर्गेज करवाने वाले की, दोनों की उसके ऊपर सिग्नेचर्स होती हैं। सभी रजिस्ट्रार की ऑफिस में वो रजिस्टर्ड हो जाती है। इवन कि जनाब माइक्रो वगैरह होकर खाते वाते उसके सेट हो जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो 7B फॉर्म उसका सेटल हो जाता है, और अगर अर्बन लैंड है तो जनाब अली फिर जो है उसका वो एक्सट्रैक्ट वगैरह ये वो सारा वो हो जाता है। और जब अगर वो इन टाइम बिंग जो टाइम सेट किया जाता है उस टाइम के अंदर मॉर्गेज देने वाला जो है प्रॉपर्टी, अगर वो पेमेंट कर देता है उसको, तो वो जो है मतलब है ये डीड फिर वापस हो जाती है और सेम पोजीशन पे प्रॉपर्टी आ जाती है, सेम टाइटल डॉक्यूमेंट पे आ जाती है जो कि पहले मालिक के नाम पे थी। I hope you have been understand this order. If you have any question you can put up in the comments box. Okay जी, अल्लाह हाफिज़।